यहां तक पढ़े थे। पीएच का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन पे प्रभाव पड़ता है, दांतों पे प्रभाव पड़ता है। अब आता है प्रभाव शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। ज्यादा काम करने पर यह दर्द करने लगता है जोड़ा। अब बहुत लोग वो होते हैं ना, वो बुजुर्ग लोग, इनका घुटने का दर्द चालू हो गया है। घुटने का दर्द चालू हो गया, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूरिक एसिड को हो जाता है, एक बीमारी ये भी है, यूरिक एसिड। मेरा पता नहीं हो गया था कि क्या हुआ था, मेरा हो गया था लगता है। इतना दूर के एड़िए दर्द कर रहा था, खाली बोले थे ना एक बार, वो दर्द कर रहा था। हम बोले डॉक्टर से काहे हो गया है, तो बोले ज्यादा प्रोटीन खाने से हो गया है। जब वाले दूध मत पीजिए, गोभी मत खाइए, कहीं छोड़ दीजिए, हम दवाइयाँ खाएंगे। यूरिक एसिड खैर ठीक हो गया। 6.65 से जब ऊपर जाता है ना तब प्रॉब्लम करता है। मेरा 3 कुछ है, 6 के साथ है ऐसे ही। तो अगर इसे पार करेगा तब प्रॉब्लम करेगा, अब पार नहीं किया उस समय। तो ये कितना कितना का 14-15 हो जाता है। चलने में दिक्कत होता है, उन लोगों को चल नहीं पाता, लंगड़ने लगता है जुआ। ये किसी का भी हो जाएगा, ये किसी का भी हो जाएगा, कोई ठीक है नहीं है। चलो देखो, थकान के समय क्या होता है ना, मांसपेशियों में पैर दर्द करने लगता है, चलते चलते कभी कभी, चाहे काम करते करते कुछ दर्द करने लगता है, सिर पे कुछ रखे रहिए तो सिर वाही को दुखाने लगता है। एक अम्ल बनता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल, यही जाके जमा हो जाता है। इसी अम्ल के कारण थोड़ा सा क्रैम्प आने लगता है। जहां जहां मांसपेशी होगा वहां पे क्या आने लगता है? क्रैम्प का मतलब होता है थोड़ा सा चिनचिनाहट, दर्द जैसा चालू हो जाएगा। ये होता है किसके कारण? अम्ल के कारण। किसके कारण? अम्ल के कारण। अब देखे थे ना कि मुंह का पीएच मान अगर अम्लीयता हो जाएगा तो वो दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में पाचन में भी अम्लीयता अगर ज्यादा हो जाएगा तो पेट में जलन चालू हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। हम लोग जो थकान महसूस करते हैं वो किसके कारण महसूस करते हैं? अम्ल के कारण। कौन सा अम्ल होता है वो? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है वो? लैक्टिक अम्ल। होता क्या है कि शारीरिक परिश्रम करते समय हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसे मांसपेशियां दर्द करने लगती है। होता क्या है देखिए, हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। कौन सा चैप्टर है? श्वसन। आपको पता होना चाहिए श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी और एक होता है अनऑक्सी। एक होता है ऑक्सी और एक होता है अनऑक्सी। ऑक्सी को कहा जाता है वायवीय और इसको कहा जाता है अवायवीय। क्या कहा जाता है? अवायवीय। वायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पूरा पूरा ऑक्सीजन रहेगा तो उसको कहा जाएगा वायवीय। तो बोलिएगा कि बिना ऑक्सीजन का भी होता है क्या? हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो श्वसन होता है वो अवायवीय होता है। ये थोड़ा दर्द भरा होता है, ये थोड़ा दर्द भरा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कोशिका द्रव्य में हो जाता है। कोशिका द्रव्य में होने के कारण पूरा तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पूरा तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ग्लूकोज जो है वो पूरा तरह से टूटता नहीं है। अब पूरा तरह से नहीं टूटने के कारण एक अम्ल बना लेता है जिसको कहा जाता है लैक्टिक अम्ल। साधारण भाषा में अगर समझा जाए, आप सब्जी बना रहे हैं और ज्यादा बढ़िया से आंच नहीं दिए तो सब्जी न खाने लायक रहेगा और न रखने लायक रहेगा, ना उसको खा सकते हैं। जैसे दाल होता है, दाल को अगर बढ़िया से ना खौलाया जाए, बढ़िया से ना उसको पकाया जाए तो ना रखने लायक होगा, अब ना उसको खा सकते हैं चम्मच लगा के और ना उसको भात में सान के, वो अलग अलग टंगा जाता है, हो जाता है ऐसा ना। तो अगर ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो ग्लूकोजवा टूट तो जाएगा, लेकिन टूट करके क्या बना लेता है? अम्ल। यह अम्लवा जाके जमा हो जाता है मांसपेशी में और दर्द देने लगता है। तो शरीर में थकान में भी अम्ल की भूमिका है ना। बोलो, शारीरिक परिश्रम करते समय हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। समझ में आ गया क्या हो रहा है? ज्यादा अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो कौन सा अम्ल बन जाएगा? और इसी कारण से क्रैम्प होने लगता है, शरीर में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। समझ में आ जाएगा? अब आता है मिट्टी का पीएच।
प्यारे बच्चों, माटी भी खराब हो जाता है कभी कभी। कभी कभी देखे होंगे कुछ कुछ रोपा जाता है ना, पीला पीला होके जल जाता है, वो पीला पीला होके क्या होने लगता है, वो जलने लगता है। उसमें देखे होंगे खाद वगैरह छीटा जाता है ले करके, खाद वगैरह, चाहे घूर वगैरह घरे होगा अगर गोबर ओबर का, तो घूर वगैरह लेकर डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? मिट्टी जो है एक निश्चित पीएच परास पे ही काम करता है। अगर कम ज्यादा हुआ, मिट्टी या तो अम्लीय हो जाएगा नहीं तो क्षारीय हो जाएगा, दोनों स्थिति में खेत बंजर हो जाएगा। मिट्टी का पीएच जो होता है एक निश्चित परास तक काम करता है, और वो परास होता है 7 से 7.6। मिट्टी का पीएच होना चाहिए 7 नहीं तो 7 अगर 7 से कम हुआ तब तो अम्लीय हो गया, गड़बड़ हो गया, उस मिट्टी में कुछ नहीं होगा। अगर 7.6 हो गया तो भी ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया तो भी उसमें जो भी कुछ रोपेंगे तो वो सही से नहीं होगा। तो मिट्टी जो भी है हमारा एक निश्चित पीएच के अंतर्गत काम करता है। वो पीएच कितना होता है? 7 से 7.6, 7 से 7.6 एक क्राइटेरिया है कि यहाँ के बीच में रहेगा तो मिट्टी सही है। अब बोलेगा कि मिट्टी हम लोग तो जांचे नहीं करते, नॉर्मल हम लोग का मिट्टी जो होता है सही होता है। लेकिन आप किसी किसी क्षेत्र में चले जाओ, अगर वहां पे कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें आप जाके बोलते हैं ना, हम लोग जांच नहीं होता है, हम लोग जाके बोलते हैं कि देखिए ना रोपे थे धन में जल गया, तो एक दवाई देता है कि लीजिए इसको डाल दीजिएगा सही हो जाएगा। तो क्या होता है, वो पीएच चेंज करने का कोई दवाई दे दिया, पीएच चेंज हुआ, मिट्टी ऑटोमेटिक क्या हो गया, वहां पे सही हो गया, मिट्टी क्या हो गया, सही हो गया। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कि मिट्टी का पीएच जो है 7 से 7.6 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि अच्छे ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो हम लोग 4 को पढ़ लिए अभी तक, पाचन में, इसके बाद थकान के समय, दांतों पर और मिट्टी, ये 4 प्रकार का पीएच हुआ। अभी पीएच का प्रभाव ये सब पे पड़ता है। दांत सड़ने लगेगा कब? जब 5.5 से कम हो जाएगा तब। नहीं होता ऐसा, 5.5 से जैसे कम होगा दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर पेट में अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाए, HCl निकले और 1 पीएच मान होता है ना इसका, अगर 1 से कम हो गया पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो पेट में क्या होने लगेगा, जलन। पेट में क्या होने लगेगा, जलन होने लगेगा। अगर हम लोगों को ऑक्सीजन पूरा तरह से नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन पूरा तरह से नहीं मिल पाया, तो हमारे शरीर में क्या बनेगा, अम्ल, जिसका क्या नाम है, और हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगेगा, मांसपेशियों में क्या होने लगेगा। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 के बीच रहा तो मिट्टी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मिट्टिया का पीएच मान 7 से कम हुआ और नहीं तो 7.6 से ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे हर चीज का क्राइटेरिया डाला गया है। अभी बोले हैं ना तुरंत हम यूरिक एसिड, उसका क्राइटेरिया है 0 से 6.6 तक रहना चाहिए, 6.6 तक रहना चाहिए। इसके बीच में है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से 13 के बीच में, अगर लड़की है चाहे औरत है तो उसमें रहना चाहिए, और लड़कों में 12 से 14 या 15 तक रहना चाहिए। तो ये अगर इतना हीमोग्लोबिन है तो आपका शरीर सही है। प्लेटलेट्स जो होना चाहिए वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होना चाहिए, 1.5 से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी हो, तो इतना के बीच अगर है तो क्राइटेरिया डाला गया है कि 1,60,000 है तो बढ़िया है, 1,90,000 भी है तो बढ़िया है, और अगर 2.5 लाख है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इतना के रेंज में रहना। हम लोग दुकान पर जाते हैं तो ना सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं, वो पूछता है कितना के रेंज में दिखाए, तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए 700 से 1,000 के बीच में दिखा दीजिए, हम ले लेंगे, वही होता है। तो मिट्टी का पीएच मान बोलो कितना होता है, 7 से 7.6। अगर कम हो गया तो भी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगा। बोलो मिट्टी का पीएच 7 से 7.6 के आस पास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि अच्छे ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर मिट्टी की वृद्धि बाधित हो जाती है। समझ में आ जाएगा। अगला आता है, मिट्टी के अधिक अम्लीय होने पर उसमें क्या मिलाएंगे, कली चूना, नहीं तो भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों समझ लो कि एक ही चीज है। अरे कली चूना क्षारे न है, क्योंकि कली चूना सूखले तो डाल देंगे तो होगा नहीं, पानी डालना पड़ेगा।
और जैसे ही पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, भखरा चूना। पानी डालेंगे भखरा चूना, चाहे चूना का पानी हो जाएगा वो। और जब मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। क्या मिलाया जाता है, क्षारीय हो गया, तब उसको अम्लीय करने का जरूरत है ना, थोड़ा सा नॉर्मल करने की जरूरत है। अम्लीय हो जाएगा तो चूना मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, आप देखे होंगे कुआं में ज्यादातर चूना डाला जाता है। चूना डालने से क्या होता है, कुआं का पानी ज्यादातर अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं हो पाएगा वो। ज्यादातर क्या होता है, अम्लीय होता है। हमारा जो मुंह है वो हमें ज्यादातर अम्लीय होगा, क्षारीय जल्दी नहीं होगा। क्षारीय होगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ज्यादातर अम्लीय। अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि वसा वगैरह खाते रहते हैं ना, तेल वगैरह खा लेते हैं। तेल जानबे करते हैं कि तुरंत ऑक्सीकरण होता है उसका, तेल ऑक्सीकृत होकर के खट्टा हो जाता है, महकने लगता है। तो इसी कारण से ये सब। तो मिट्टी जब अम्लीय हो जाएगा तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, काली चूना या भखरा चूना, नहीं तो कैल्शियम जैसे क्षारीय पदार्थ डालकर उसे पीएच को नियंत्रित किया जाता है। और जब क्षारीय हो जाती है तो क्या डाला जाता है उसमें, बोलो बोलो। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें काली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्षारीय पदार्थ डालकर उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। और जब क्षारीय हो जाती है तो उसमें जिप्सम डालकर मिट्टी के पीएच को बदला जाता है। समझ में आ जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो क्या डाला जाएगा उसमें, कली चूना नहीं तो भखरा चूना। मिट्टी का पीएच मान कितना से कितना के बीच रहना चाहिए, मिट्टी क्षारीय हो जाएगा तो अम्लीय बनाया जाता है, कम किया जाता है उसके क्षारीयता को। और अम्लीय हो जाएगा तो उसमें क्या डाला जाएगा, काली चूना नहीं तो भखरा चूना और नहीं तो कैल्शियम चौक कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, खाली। पीएच और जलीय जीव, आप लोग जानबे करते हैं कि पीएच हम बता रहे थे कि तालाब वाला में कभी कभी मछली क्या होने लगती है, मरने लगती है। मछली क्या होने लगती है, क्यों मरती है, क्योंकि अम्ल बन जाता है। पानी जो होता है अम्लीय हो जाता है। अम्लीय कैसे पानी हो गया, क्योंकि अम्ल वर्षा कभी कभी हो जाता है। अब सुनिए रहे, अम्ल वर्षा, पानी का एक निश्चित पीएच रहेगा तब तक मछली जो है जिंदा रहेगी। उससे कम ज्यादा हुआ तो क्या होने लगेगा, वहां पे मरने लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तब पीएच और जलीय जीव, एक जलीय जीव भी जो होते हैं, देखिए कितना का मन में आ रहा होगा कि अरे वाह कितना अच्छा लगता। गंदा है, यही गंदा में से निकलती है सब। ऐसी को आराम से तेल में छान के आदमी चाव से खाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में बहुतों को। चलो देखो, चुप रहो अब, चुप रहो चुप रहो। जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 5.6 से अगर वर्षा जल का पीएच मान कम हो जाएगा तो उसे कौन सा वर्षा कहेंगे, अम्ल वर्षा। जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर ही रहने पर उसमें वास करने वाली मछलियां, अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा का जल जब नदियों तालाबों में बह कर जाता है तो उसका पीएच बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जीवों के अस्तित्व संकट में पड़ जाता। संकट में क्या पड़ेगा, साधारण भाषा में मर जाएगा। साधारण भाषा में क्या होगा, वो सब मरेगा। साधारण भाषा में क्या होगा, मरेगा। कितना पीएच रहेगा तो अम्ल वर्षा नहीं कहा जाएगा, 5.6 तक रहेगा तो कहा जाएगा कि चलिए ठीक है अम्ल वर्षा नहीं है, यानी कि पानी जो है खट्टा भी। लेकिन 5 जब कम से 5.6 से जब कम हो जाएगा तब उसको कौन सा वर्षा कहा जाता है, अरे बोलो। मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, और पानी का जो पीएच वर्षा वाला होना चाहिए वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, 5.6 से 5. हम लोगों के पेट में जो अम्ल निकलता है उसका पीएच कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर जी 2-3 हो जाएगा तो क्या होगा, 2-3 हो जाएगा तब वो दिक्कत होगा, 2-3 हो जाएगा तब वो क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है,
अगर हमारे शरीर में बढ़िया से ग्लूकोज नहीं टूटा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? अगर पीएच मान, वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। अम्ल वर्षा हुआ, नदी तालाब में जाएगा तो नदी का पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बदल जाएगा। अब पीएच मान बदलने से उसमें निवास करने वाले जलीय जीवों का जीवन किसमें पड़ जाएगा? संकट में। और वो लोग क्या करने लगेंगे? बोलो, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें वास करने वाली मछलियां तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा का जल जब नदियों या तालाबों में बह कर जाता है तब उसका पीएच बहुत कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों का संकट, जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। समझ में आ जाएगा? 5.6 से कम हुआ तो समझ लो कि मछली क्या करने लगेगी। बोलोगे बढ़िया बात है ना, हम लोग जाएंगे छन छन लाएंगे, फिर तेल में छन छन खाएंगे। छान छान के लाएंगे, छान छान के खाएंगे। नहीं, नहीं खाया जाता उसे मछली, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आए? वो पता है कहां से आती है, वो लोग कहां से ला रहा है इधर ना पता है। अरे एक दिन देखे हम उधर से आ रहे थे टेम्पो में से, पूरा बड़का बड़का मछली लाया था, इतना बड़ा बड़ा था वो मछली, सब इसी की जैसे एक से 2 गिना 3 गिना था। बचवा मछली थी वो, बचवा होता है ना वो, नहीं जानते होगा, तो वही मछली थी वो। अम्लों के प्रयोग से बर्तनों के दाग धब्बों को दूर करना। अगला है, अम्लों के प्रयोग से बर्तनों के दाग धब्बों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। आप लोग जानबे करते हैं कि आजकल विम साबुन आ रहा है 100 नींबुओं की शक्ति के, 100 गो नींबू की शक्ति के साथ आता है ना। अब ये नींबू में क्या होता है बताओ? अम्ल। नींबू में क्या होता है? यानी कि जो हम लोग का बर्तन होता है उसको साफ करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? अम्ल का। तो बर्तनों के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल का। कॉपर के बर्तन पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जमने के कारण उसकी चमक बदरंग हो जाती है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल रहता है और बर्तन की सतह नींबू के टुकड़े से रगड़कर साफ कर देने से बर्तन की चमक वापस आ जाती। कॉपर की बर्तन जो होता है ना, तांबा का बर्तन, उसको अगर खटाई से साफ करोगे ना, खट्टा चीज से बड़ी जल्दी साफ होगा वो। खट्टा चीज से साफ करोगे तो बहुत जल्दी वो साफ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड, अब कॉपर ऑक्साइड क्या है बना बताओ बाबू का? कॉपर क्या है? धातु। धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय समझ में आ रहा है ना? धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। अब बताओ, क्षारीय को हटाने के लिए कौन आएगा? अम्ल ना आएगा? अम्ल। इसीलिए बर्तन वर्तन साफ करने में ज्यादातर जो साबुन होता है वो अम्ल वाला साबुन बनाता है। अम्ल वाला साबुन काहे बनाता है? काहे कि जो बर्तन पे जो दाग वगैरह होता है वो क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय। क्षारीय कैसे हो गया? अरे बबुआ, कौनो बर्तन कोची के बना होगा? अब बहरी रखेंगे तो धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनेगा? धात्विक। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? जब क्षारीय होगा तो उसको कुछ अम्लीय से ना साफ करेंगे,
तो अम्लों का प्रयोग से बर्तन के दाग धब्बों को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। इसके बाद होता है पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। आज से अगर चले जाओ 200-400 साल पहले, तो उस समय तो डॉक्टर नहीं थे कोई, उस समय आयुर्वेद था। अब देखे थे लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाया गया। लक्ष्मण को जब शक्ति बढ़ने लगा तो हनुमान गए थे ना कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत से क्या आया था, संजीवनी आया था। हला मत करो, ई कलयुग के हनुमान है। वो हनुमान कौन से थे, त्रेता युग के हनुमान थे वो। ये कलयुग के हनुमान है। उस हनुमान का आजकल सच में भी हनुमान आ जाएंगे तो मदारी वाला समझेगा आदमी। फोटो में रहेगा तो पूजा करेगा ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और सच में हनुमान जी आ जाए तो कहेगा कि तो मदारी वाला होगा। और जब तक शक्ति अपना नहीं दिखाए, शक्ति दिखाएगा तो कहेगा जादू कर रहा है कुछ, वो भी नहीं मानेगा। हाँ साइंस लगा रहा है। पहाड़ उठाएगा तो कहेगा ये तो कागज के पहाड़ होगा। जल्दी भगवान भरोसे नहीं होगा जल्दी। आ कहीं उखिसिया के आ किसी को मार के मुआ दिए तो केस कर देगा जाके कि एगो घूम रहा है हनुमान बन के। अरे अजीब है, मानेंगे जल्दी भगवान। फोटो में रहेंगे तभी तक मानेगा आदमी। कहीं फोटो से बहरी आके लगे खाने तो आदमी सब चुरा देगा कि ना 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 ये तो हनुमान नहीं है। नहीं होगा ऐसा। भगवान को प्रसादी तभी तक चढ़ाया जाता है जब तक भगवान जहिया खाना शुरू किए चढ़ाना का क्या कर देगा आदमी, बंद कर देगा। चलो देखो, आज से अगर 200-400 साल पहले जाओगे तो कभी भी कभी भी दवाई वही नहीं चलता था। अब तो सांप भी काटता है तो चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, एंटीडोट किसी भी हॉस्पिटल में जाइए एंटीडोट मिल जाता है उसका, उसको लगाइए वो ठीक हो जाएगा। पहले सुने होंगे झाड़ आ जाता है, सांप काटता था तो झाड़ आ जाता था उसको, वो झाड़ने पर पता नहीं ठीक होता था कि नहीं होता था, शायद हो जाता था। मंत्रों से उसको कंट्रोल किया जाता था। मंत्रों से क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता है। एक और उपाय बताते हैं झाड़ने से, एक और बेनिफिट का होता है। देखिए हम लोगों के शरीर के अंदर ही प्रतिरक्षी लगा हुआ है। प्रतिरक्षी इस मतलब समझ में आ रहा है, खुद से बचाने का। जैसे कि कोई भी डिजीज होता है, कोई भी रोग होता है तो हम लोग के शरीर में ही वैसा कुछ सिस्टम डाल के भेजा गया है कि खुद से ठीक हो सकता है। लेकिन भरोसा होना चाहिए ना। अब भरोसे नहीं रहेगा तो कैसे। आप अगर खाली ये सोच लो कि हमको नींद आ रहा है, हमको नींद आ रहा है, हमको नींद आ रहा है, आपको नींद आने लगेगा क्योंकि अंदर में सिस्टम लगा हुआ है। नींद वाला वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा कि नींद आ रहा है। आप थके हुए महसूस करो अभी बैठ के, लगे हम बहुत थके हुए तो जम्हाई आने लगेगा। तो वैसे ही उझारने से एक और होता था कि अंदर में जो शरीर का वो जो पार्ट था वो चालू हो जाता था कि अरे अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। ठीक होने वाला कुछ पदार्थ रिलीज कर देता था, हो जाता था। अब थोड़ा सा आदमी का विश्वास कम हो गया तो टैबलेट वगैरह खिला दिया जाता है। टैबलेट खिलाने से क्या होता है, वो विश्वास हो जाता है ना आदमी को कि अब ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लड़ रहे हो कहीं, देख रहे हो हार रहे हो, तो नहीं कोई आके पीछे से खड़ा हो गया, ऑटोमेटिक तुम्हें को जान आएगा, कहो मारो तो नहीं अब हम तो रखे। होता ऐसा ना। वो अभी वो आया खाली, जैसे ही आदमी देखा उसको खाली, तो अंदर से कुछ किया नहीं, अभी जुनून एगो आ गया, ताकत आ गया, अब तो मार देंगे, वो जाकर मार देता है उसको। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि एक प्रतिरक्षी होता है। देखो अरे लक्ष्मण को कोनो क्या भर्ती किया गया था मेडिकल में, नहीं, उनको संजीवनी पिलाया गया, यानी कि जो शक्ति लगा था उसको रक्षा किया गया एक पौधा द्वारा। एक बार हम जा रहे थे कोड़ी गोला वो रास्ता में, तो हमको एगो हाड़ आके मार दिया। इधर एक मोटरसाइकिल जा रहे थे तो इधर एक कोई मार दिया था हाड़। वहां पे एगो औरत थी, वो बकरी चरा रही थी, तो हम खड़ा होकर ऐसे से कर रहे थे कि देखिए ना, तो पूछिएगा बाबू कुछ भई लगा हो, कि हाँ एगो हाड़ा काट के चला गया। तो वो कुछ घास निकाली, घासवा निकाल के रगड़ दी, बोले कि जाओ ना फूलेगा और ना दर्द करेगा। और सांच बतिया था, वो दर्द नहीं किया ना फूला। हाँ कुछ घास उखाड़ी, वो जानती होंगी, और उठा करके उस पर रगड़ दी खाली, वो सही हो गया। तो वहां पे बहुत सारा ये सब जानता है। तो पौधा जैसे अब मान लो कि नींबू का रस हुआ, चुप रहो, चाहे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी काटिए कबो। इसके बाद में बिच्छू होता है, बिच्छू। इसके बाद में चींटी होती है, चींटी, लाल चींटी
कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल होता है ना। तो इन लोगों में अम्ल होता है, ये काटती हैं तो एक अम्ल के कारण हम लोगों में जलन उत्पन्न हो लगता है। इस अम्ल को कंट्रोल करने के लिए आता है डाक का पौधा। किसका पौधा आता है? अगर वहां पे रगड़ दीजिएगा ठीक हो जाएगा वो। इमली के बिया से भी होता है, पता नहीं, हमको नहीं पता, हो सकता है हो जाए, हम बोल नहीं रहे, हम जीता जागता खुद एग्जाम्पल है। वो पता नहीं, हाँ देखो, दुख बिसरते आदमी भूला जाता है। वो फिर हम घसियो नहीं ध्यान से दिए कौन सा घसिया था, फिर हम निकल गए चुपचाप। फिर बाद में हमको देखना चाहिए था कि कैसन घसिया है, फोटो खींच लेना चाहिए था उसका। कोई प्रॉब्लम हुआ तो किसी दूसरे को भी दिखाया जाएगा, देखो ये होता है। अरे बहुत सारा होता नहीं है जी, जैसे पपीता का आदमी पता ही पीता है ना, हम खुद पिए हैं। तो इसमें क्या होता है, पियोगे इतना खराब चीज है, ये जहर है, जहर। एक और होता है कोई लतर जैसा होता है, वो क्या होता है, वो गिलोय, गिलोई होता है, गिलोई, गिलोई नाम है। ये पौधा जैसा है, ये लौका के पतई जैसा नहीं फैलता है। इसको भी अगर गर्म करके पिएगा ना आदमी, ये भी कुछ कड़वा लगता है, लेकिन इससे कम कड़वा है, चाय जैसा पिया जाता है इसको। तो ये बहुत काम करता है। तो इसमें क्या रहता है, एंटीडोट रहता है। एंटीडोट मतलब प्रतिरक्षी रहता है, ये रक्षा कर लेता है। तो पौधा से रक्षा भी होता है। देखिए लाल चिट्टी है, जब नेटल, हाँ एक और पौधा है, नेटल का डंक होता है। हम लोगों को पढ़ना है एतु में, इतिहास में एगो पढ़ना है, एजेंट ऑरेंज और नापाम क्या था। तो एजेंट ऑरेंज नापाम एगो रसायन था, उसको अगर आदमी पे को दे दिया जाए ना, चाहे पौधों पे छिड़क दिया जाए, पौधा जल जाता था। क्या हो जाता था? जल जाता था। तो नेटल का भी एगो पौधा होता है। चाहे लाल चींटी, चाहे बिरनी, चाहे मधुमक्खी अगर काटती है तो दर्द और जलन होने लगता है, क्योंकि काटने और डंक मारने के स्थान पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, वो छोड़ता है वहां पे। और यह अम्ल हमारे शरीर के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिससे दर्द और जलन उत्पन्न हो जाती है। डंक मारे गए स्थान पर डाक के पौधा यही है के पत्ते रगड़ने पर या बेकिंग सोडा या किसी क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। अगर कुछ काटता हो चूना रख दो, चूना रखा जाता होगा, चूना लगा दो वहां पे। लोहा से भी हो जाएगा। लोहा काहे लगाया जाता है बताओ आज? लोहा ऑक्सीजन है, लोहा धातु है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, तो लोहा क्या हो गया? क्षारीय। इसीलिए देखे होंगे लोहा वहां लगाया जाता है, लोहा छुआ फूली ना, कुछ खराब ना, वो उदासीन कर देता है वहां पे। नहीं तो चूना रख दो सीधे। क्या रखना है? चूना रखोगे, चूना रखोगे तो क्या होगा? अम्ल होता है वो, और चूना क्या होता है? क्षार। लेकिन चूना में रखा जाता है ना, कहा जाता है तो उनकी लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, लगेगा नहीं, कारण बताओ काहे लगेगा? क्या कि दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण, लवण बनाएगा ना, जल तो नहीं लगता है, लवण बनाएगा ना। लवण यानी कि नमक बन गया ना, और जले पर नमक छिड़कोगे अगर तो जलन उत्पन्न होगा नहीं। इसी कारण से ये जो होता है ना, चूना रखने पर जलने लगता है वो, लेकिन ठीक कर देगा। समझ में आ रहा है? बोलो। जब नेटल का पौधा या लाल चींटी, मधुमक्खी या बिरनी काटते या डंक मारते हैं तो दर्द और जलन होता है, क्योंकि वह काटने या डंक मारने के स्थान पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। यह अम्ल हमारे रक्त के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिससे दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है। डंक मारे गए स्थान पर डाक के पौधों को रगड़ने पर या बेकिंग सोडा या अन्य क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। समझ में आ जाएगा? जब भी ये कोची के डाक के नेटल का पौधा, मधुमक्खी, बिरनी, लाल चींटी, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है?
मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? अरे बोलो। मेथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है? अब आता है हम पीएच का शरीर पर प्रभाव। पीएच का शरीर पर प्रभाव। पीएच का शरीर पर प्रभाव। हम लोग का शरीर जो होता है एक निश्चित पीएच के परास के अंतर काम करता है। अब देखे थे मिट्टी जो होता है कितना के परास के अंतर काम करता है? बताओ जल्दी से। आए अरकाश का वाला शरीर जो काम करता है 7 से 7.8 इसके बीच जब तक रहेगा तब तक स्वस्थ है। और नहीं हुआ, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, खत्म नहीं ना जल्दी। बताओ ना, तू पढ़ाएगा तो ऐसे कहेगा जहां तुमको कम हुआ तो बाद में खत्म। अरे क्या करोगे? इतना जल्दी खत्म हो जाए तो इतना आबादी ही नहीं बढ़ता फिर। हाँ 7 से 7.8 के बीच रहेगा अगर तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? लेकिन जहां इससे कम या ज्यादा हुआ तो एक नॉर्मल बीमारी है सर्दी और बुखार। ये सबसे नॉर्मल बीमारी है। अगर आप भविष्य में सोचते हैं कि डॉक्टर बने, हम कह रहे हैं कि फिजिशियन बना, जनरल फिजिशियन, सर्दी बुखार ये सब का डॉक्टर बनो। ये बीमारी परमानेंटली खत्म नहीं होता है, ये बीमारी लगभग सभी को होता है। बुझा रहा है? फिर पैसा बनाते रहना है। देखो हम उपाय बताए, तनी मनी कमीशन हमरो को देना। अब बोलोगे कि सर्दी बुखार की दवाई देके कितना कमाएंगे? देखो सर्दी जैसे बुखार लगा, फट देनी डॉक्टर क्या करते हैं? फट देनी भेजते हैं जांच में। बोलेंगे जाइए जांच कराइए। जांच में को जांच होता है सीबीसीएस, उसमें प्लेटलेट्स देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है, आरबीसी देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है, सब देखना है। उस जांच का आधा पैसा डॉक्टर को मिलता है। लो कमाओ खूब बैठ के। अब जाएगा बेचारा दवाई लेने, उसमें कुछ कमा लेगा। तो बहुत सारा सिस्टम है। स्मार्ट कार्ड से सर्दी बुखार का दवाई नहीं मिलता है, पता है आपको? स्मार्ट कार्ड से सर्दी बुखार का दवाई नहीं मिलता है, जांच का पैसा लगता है। स्मार्ट कार्ड वाली कम नहीं करते हैं। ऑपरेशन वगैरह बड़ा बड़ा हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना रहेगा तो हो जाएगा। एक सारा हो जा रहा है किसी किसी में अब, लेकिन ये सब जांच तो हो ही नहीं करता है। जांच अगर होने लगता तो कितना आनंद ही आनंद था, फिर तो दुखे खत्म हो जाता। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड नहीं रहा, आयुष्मान कार्ड है वो। हमरो स्मार्ट कार्ड कब आ रहा है? आयुष्मान कार्ड है वो, और वो भी सबका नहीं है। इसका राशन कार्ड है, उसी का है। चलो छोड़ो। शरीर का पीएच कितना रहना चाहिए बच्चों? 7 से 7.8। एकरा से कम हुआ तो ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? शरीर बीमार पड़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम हमारा शरीर पीएच का पीएच लगभग स्थिर रहता है। यह 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता। पीएच मान में कमी होने से शरीर क्या हो जाता है? और पीएच मान में वृद्धि होने से शरीर क्या हो जाता है? दोनों ही स्थिति में बुखार लगने की संभावना रहती। अतः सभी जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते। संकीर्ण मतलब समझ में आ रहा है? एक निश्चित में ही जीवित रह पाएगा, नहीं तो जीवित नहीं रह पाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्यादा टाइम तक अगर दिक्कत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को डॉक्टर लोगों को नाम दिए हैं इन्फेक्शन, कहते हैं कि शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। जानते हो सर्दी बुखार में सबसे ज्यादा जलने वाला अब आता है एंटीबायोटिक। अब तो ठीक ही नहीं होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जानते हो क्या है? जैसे कि अगर आपको बुखार उखार लगे तो कुछ नहीं खाना। एक महासेफ आता है, नहीं तो ओमनी सेफ आता है। ओमनी सेफ, और ओमनी सेफ में भी 2 वैरायटी आता है। एगो 200 का एगो आता है, एगो 500 पावर का आता है।
ओमनीसेप और खा लेना पैरासीटामोल, कोई भी पैरासीटामोल खाना, जो डोलो एगो आता है, डोलो नामे है डोलो इसका। और नहीं तो खा लेना जीरोडोल पी, ये खा लेना। तो ये खा लोगे एक दो गो तो ठीक हो जाता है। हाँ, इसके साथ एगो खाना पड़ेगा आपको गैस का दवाई, नहीं तो पेट में जाएगा तो पक्का बनाएगा कुछ ही गैस। नॉर्मल देखो आप लोग अभी ठीक हो जाता होगा जल्दी, जैसे जैसे थोड़ा शरीर बड़ा उम्र होने लगेगा ना, तो एंटीबॉडी खत्म होने लगता है शरीर से, और खत्म होने लगता है तो फिर उसको दिया जाता है एंटीबायोटिक। ये यही चीजवा है, दिया जाता है उसको दवाई के रूप में। नहीं दवाई के रूप में देखिए काम ही नहीं करेगा, काम करेगा वो करेगा तो ठीक नहीं कर पाएगा। चलो छोड़ो, हमारा शरीर कितना के से कितना के बीच काम करता है प्यारे बच्चों? हम लोग 8 गो पढ़े, यहां पर 8 गो पढ़े हम लोग का पीएच पर प्रभाव। क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े थे पाचन में प्रभाव, किसमें? दूसरा पढ़े हम लोग दांत में, दांत पर पीएच का प्रभाव। तीसरा पढ़े हम लोग मांसपेशियों में, कहां पढ़े? मांसपेशियों में प्रॉब्लम होने लगता है। इसके बाद मिट्टी में भी दिक्कत हो जाता है ना। इसके बाद जलीय जीव, इसके बाद पेड़ पौधे या कोई पशु जो काटता है, और 7वां पढ़े हम लोग शरीर पर, और एक और 7 गो था ना, 8 गो था ना, 8 गो था, एक और कुछ ही है, एगो छूट रहा है, कुछ बोलाओ। पाचन में दांत पर, हाँ, दाग धब्बा छुड़ाने में। पाचन में जो पीएच होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1। कौन सा अम्ल निकलता है? कुत्ता में बहुत सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और आदमी में थोड़ा सा। दांत का कितना पीएच मान होना चाहिए? 5.5 से अगर कम हुआ तो दांत क्या हो जाएगा? दांत में हम लोग 2-3 को ऑब्जेक्टिव देखे। इनामेल, ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इनामेल सबसे कठोर पदार्थ है। मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है, क्यों होने लगता है? क्योंकि कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता काहे है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मिट्टी जो है, हम लोगों का जो मिट्टी है वो एक निश्चित परास 7 से 7.6 के बीच काम करता। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो मिट्टी में बंजर होने लगेगा, उसमें कोई फसल वगैरह सही से होगा। जलीय जीव मरने लगते हैं कब? जब 5.6 से वर्षा जल का पीएच कम हो जाता है। देखे होंगे, कहा जाता है, अरे आप लोग भी ट्राई किए होंगे, नया नया जब वर्षा बरसता है तो नहीं नहाया जाता है उसमें, ना तो हो जाए घाव फुंसी। क्यों घाव फुंसी हो जाएगा? क्योंकि उस समय बारिश का वो पानी होता है, नया नया पानी होता है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो तो कुछ गाना वाले हैं जो परेशान करके रखे हैं कि छाता हटाओ, वो भींगो, उसमें भींगो ससुरी, चाहे हो जाएगा सर्दी बुखार, प्रॉब्लम हो जाएगा तोरा। देखिए, पेड़ पौधे नेटल का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, या बिरनी हो, कौन सा अम्ल निकलेगा? फॉर्मिक अम्ल ना बबुआ। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। और फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल को ही कहा जाता है। इसको उदासीन करने के लिए डांक का पौधा आता है, नहीं तो कोई क्षारीय पदार्थ आता। अगर मिट्टी का पीएच मान अम्लीय हो जाएगा तो क्या डालेंगे उसमें? कली चूना, नहीं तो भखरा चूना, नहीं तो कैल्शियम। अगर अम्लीय हो जाए, क्षारीय हो जाएगा तो जिप्सम। क्या डाला जाता है? अगला जिप्सम देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे होंगे तो आगे हम बताएंगे। शरीर पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है। वो पीएच रहता है 7 से 7.0। कम हुआ तो शरीर अम्लीय हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो शरीर, दोनों स्थिति में होगा बुखार। दोनों स्थिति में क्या होगा? और दाग धब्बा छुड़ाने के लिए भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर वगैरह के बर्तन पर एगो कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाता है, और जमक को हटाने, वो परत को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना होगा?
अम्ल का। किसका? कोई दिक्कत? अरे यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? खाटा चीज को अम्ल कहा जाता है और कड़वा चीज को, खाटा चीज को, कड़वा चीज को, खाटा चीज को, कड़वा चीज को, खाटा चीज को, कड़वा चीज को। समझ में आ जाएगा? जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्ल, पीएच मान 7 से ज्यादा हुआ, 7 से ज्यादा हुआ, 7 से ज्यादा हुआ, तू कहीं नहीं बोल रहा रे? खड़ा करा देंगे हाथ जोड़ के। पकड़ी बोलना पड़ा तो बोले कि नहीं खे? बोलबो तबे ना याद होई। चूड़ा दही खाए खाती मुंह खुल जाता। पैसा मांगे खाते मुंह खुल जी तुरंत। चलिए अब आता है लवण। इस चैप्टर का नाम था आम्ल, क्षार और आम्ल पढ़ लिए। आम्ल स्वाद में क्या होता है? क्षार स्वाद में क्या होता है? आम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? क्षार नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? कुछ नहीं करता है। लाल को नीला करता है, नीला को कुछ नहीं करता है, नीला को नीला ही छोड़ देता। आम्ल जल में घुल करके क्या देता है? क्षार जल में घुल करके। कोई दिक्कत? अब आता है लवण। ये लवण क्या है? आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े, नहीं तो और कई बार पढ़े कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, फिर पढ़े कि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। अभी तुरंत आप लोग पढ़े कि बर्तन को साफ करने के लिए क्षारीय अम्लीय पदार्थ लिया जाता है, पढ़े ना? यानी कि लवण किसको कहा जाएगा? जब अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होता है तो एक नमकीन पदार्थ बनता है, उसी पदार्थवा को लवण कहा जाता। अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होने पर एक पदार्थ बनता है और जल बनता है, उसी पदार्थ को लवण कहा जाता। बोलिए, समझ में आ गया? अम्ल की अभिक्रिया जैसे H2SO4 क्षार से होगा, यानी कि NaOH से होगा तो लवण बनाएगा Na2SO4 प्लस क्या बनाएगा? अगर अम्ल का अभिक्रिया अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से होगा तो बनाएगा KCl। क्या बनाएगा? प्लस क्या बनाएगा? बाबुआ ये देखो जा, हई तो जल है ना हो, तो हई जौन हई कौची कहाई? अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होने पर एगो पदार्थ बनता है उदासीन, जिसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? नीमक। हम लोग पढ़ने के लिए इसको नमक बोलेंगे, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो नून कहते हैं, नीमक कहते हैं, और कम पढ़ी लिखी जो मम्मी लोग होती हैं वो नीमक कहती हैं, और गाना वाले नून कहते हैं। हाँ, आया था ना खेसारी लाल का गाना एगो, नून रोटी खाए। देखो शिवराव जी, अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होने से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसी को क्या कहा जाता है? अम्ल प्लस भस्म क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH से अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाता है। H2SO4 NaOH से अभिक्रिया करके Na2 गलती है Na2SO4 और H2O बनाता है। बोलो, अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होने से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया होगा, चाहे अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा, उसके पदार्थ उसके फलस्वरूप उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाता है, क्योंकि रहता है खट्टा, मिलता है कड़वा में, बनता है नमकीन। होता नहीं सन? एक अंग्रेज बाहर आया, उसको कोई दूध दिया पीने के लिए, लीजिए पीजिए। बोला व्हाट इज दिस? तो बोला दिस इज दूध।
तो लोग क्या करें इसका, पीना पियो। पिया तो बड़ा अच्छा लगा होगा, पूछा कहां से आया, तो उस भैंस को लेकर को दिखा दिया। भैंस एकदम काली थी, बोली क्या खाता है, तो दिखाया घास, हरा हरा घास दिखाया। तो वो बोला कि हम अपने देश जाएगा तो एक्सपेरिमेंट करेगा कि काली भैंस हरा घास खा के उजला दूध कैसे देती है। अरे लोग, अरे इंडिया वाला वाला गलती हो गई तोरा के दूध देके, तोरा के देनी तू एक्सपेरिमेंट। बोले भैंस को हम लाद के ले जाएगा, बोले छुए मत, तोरा के डंटा डंटा से मारा, गोबर खींचे का देख के रख ले बनी पहटन है, यही पहटन से तोरा मार मारा इतना ना। देखो आम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया जो होता है उसी को क्या कहा जाता है। अब देखो एजब्रो, जिन अम्लों और भस्मों से अभिक्रिया किया जाता है उसी का अनुसार उसका लवण का नामकरण किया जाता है। जैसे HCl से जो बनता है उसको कहा जाता है क्लोराइड। बोलो क्लोराइड कैसे कह दिए बाबूआ, हाइड्रोजनमा तो निकलिए ना जाला, आए हाइड्रोजनमा तो निकलिए ना जाला, तो जब हाइड्रोजनमा निकल गई तो क्लोरीन ही ना बचल, तो क्लोरीन बचल तो क्लोरीन NaCl बनता है ना, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, क्लोराइड है ना। अब बताओ जा H2SO4 से बनी तो क्या है, इससे जो अम्ल बनेगा बना कहलाएगा सल्फेट लवण। कौन सा कहलाएगा, इसके बाद ये बनेगा, बोलो ये जो बनेगा क्या कहलाएगा, ये जो बनेगा क्या कहलाएगा, एसीटेट, क्योंकि एसिटिक अम्ल है ना। अरे बोलो ये सल्फाइट क्या बनेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है जितना ही।